नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और इस वक्त हम लोग दमोह में हैं। दमोह विधानसभा में उपचुनाव होना है। 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद राहुल लोधी अब भारतीय जनता पार्टी में। पर भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी दमोह चुनाव की नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के पास है, जो हमेशा जब कभी ऐसा कोई मौका आया बीजेपी के भीतर चैलेंज जहां होता है तो वहां भूपेंद्र सिंह जी नजर आते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भूपेंद्र सिंह जी, मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में। आपका स्वागत है सर। जी मनोज जी, बहुत धन्यवाद। दमोह का उपचुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। 2018 में कांग्रेस जीत गई, हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, लेकिन अब इस चुनाव को चूंकि आप वहां का प्रभार भी देख रहे हैं और मैं देख रहा था लगातार कई तरह की मीटिंग और पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां नजर आ रही, क्या वास्तव में बहुत रोमांचित करने वाला ये चुनाव है? देखिए, अगर हम पिछले चुनाव में देखें तो मात्र 700-800 वोट से ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव हारी थी जी। बाकी लगातार हम लोग चुनाव जीतते रहे हैं। और जहां तक इस चुनाव का सवाल है तो इस चुनाव में जैसी विक्ट्री अभी पहले हुई थी उपचुनाव में, उसी तरह की विक्ट्री होगी। जैसा पहले हमने देखा, सांची 63,000 से जीते, सुर्खी 41,000 से जीते, ऐसी कोई सीट 53,000 से जीते। ऐसा ही एक तरफा माहौल दमोह के अंदर है और दमोह के अंदर भी हम लोग इसी तरह की जीत हासिल करेंगे। नहीं, जो आप कह रहे हैं जीत हासिल करना, वो एक दौर था और अब हालांकि एक सीट है। उस समय आप लोग 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आए थे। कुछ सीटें जरूर आप हार गए थे, पर यहाँ थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। जयंत मलैया जी की बार बार चर्चा जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं जयंत, हमने बीच में देखा सिद्धार्थ को लेकर भी काफी तरह की चर्चाएं थी, लेकिन अब मंच पर आपके साथ नजर भी आ रहे हैं। देखिए, अब कोई ऐसा विषय नहीं है जी। कल आपने बैठक में देखा, माननीय मलैया जी स्वयं थे और उन्होंने लोगों से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को हम सबको मिलकर दमोह में अधिकतम मतों से जिताना है। वो पूरे समय चुनाव में सक्रिय रहेंगे, चुनाव में पूरे समय नेतृत्व करेंगे। और मलैया जी का पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में हो गया, पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में निकला है। उनके जो स्वर्गीय पिताजी थे वो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे, इसलिए पार्टी से अलग होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पूरी ताकत से मलैया जी चुनाव में काम करेंगे। कई दफा होता है, लेकिन जब लगातार आप जिस सीट से चुनाव जीत रहे होते हैं और फिर वही व्यक्ति आपके सामने आकर खड़ा हो जाए जिसने आपको चुनाव हराया, तो ये चैलेंज भी हो जाता है। और आखिर व्यक्ति है, मन में कई दफा टीस इस तरह की बातें आती भी है। मेरी भी उनसे चर्चा हो रही थी, तो वो भी कह रहे थे कि हाँ मैंने सेवा की है, मैं सेवा करता रहूंगा। तो आगे चलकर चुनाव जब परिदृश्य देखने में मिलता है तो उसमें अलग अलग तरह की चीजें दिखाई दे, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं। देखिए मनोज जी, हम लोगों ने देखा कि इसके पहले जो 28 चुनाव हुए थे, उन 28 चुनाव में भी यही स्थिति थी। 3 सीटें अगर हम लोग छोड़ दें, बाकी 25 जगह तो कांग्रेस के लोग ही कैंडिडेट थे, जो पहले कांग्रेस से लड़े थे, खिलाफ में लड़े थे, वो ही कैंडिडेट थे। और उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने 50-50 हज़ार वोटों से जिताने का काम किया। वही परिस्थितियां दमोह में है। लोग इस बात को जानते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हम जाएंगे तो जो दमोह के हमारे विकास के काम है वो विकास के काम तेजी के साथ होंगे। और इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी को कोई कठिनाई दमोह के अंदर हो। और राहुल भी भारतीय जनता पार्टी में आए तो उन्होंने यही कहा कि जनता से उनका चुनाव के समय कमिटमेंट था कि वो दमोह में मेडिकल कॉलेज शुरू करवाएंगे। पर कई बार उन्होंने कमलनाथ जी से कहा, पर कमलनाथ जी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और भी जो उनके विकास की योजनाएं थी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। और इसलिए वो दुखी मन से उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर और दमोह के विकास के लिए उन्होंने त्याग किया है। कोई विधानसभा तो विधायक थे ही अभी 5 साल के लिए, नहीं भी छोड़ते तब भी कोई कठिनाई नहीं थी, विधायक तो थे ही वो। पर कोई विधायक अपना पद छोड़कर और विकास के लिए इतना बड़ा त्याग करे, ऐसे लोग राजनीति में कम होते हैं। और इसलिए जनता भी इस बात को मानती है और उसका लाभ चुनाव में मिलेगा। हमने देखा जब जब कोई चैलेंज होता है बीजेपी के सामने, तमाम नेता नजर आते हैं
लेकिन उसमें भूपेंद्र सिंह का नाम बहुत अलग होता है, बड़ी चैलेंज। और हमें लगता है कोई ऐसा चैलेंज सिंहस्थ से लेकर हर जगह में आपके साथ रहा हो, वो भी मैंने देखा है। पर ये चैलेंज कैसा देख रहे हैं बतौर भूपेंद्र सिंह एक प्रभारी होने के नाते? नहीं, मैं इसको कोई चैलेंज नहीं मानता हूँ। ये सीट हम लोग बहुत अच्छे से जीतेंगे। कोई ऐसे कारण नहीं है कि जिससे कहीं पर हम लोगों को चैलेंज लग रहा हो। सारी परिस्थितियां हम लोगों के अनुकूल हैं और इसलिए कोई चैलेंज ऐसा नहीं लग रहा है। पार्टी का काम, पार्टी जब जो काम देती है उस काम को ईमानदारी से पूरा समय देकर करना, ये विश्वास पार्टी का अगर हमारे ऊपर है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि इसलिए जिम्मेदारी पार्टी देती है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि पार्टी ने जो काम दिया है उसमें किसी प्रकार से गलती ना हो और पार्टी का विश्वास बना रहे, इसलिए कोई कसर किसी काम में नहीं छोड़। ये चुनाव ऐसे दौर में हो रहे हैं कि फिर से हम कोरोना की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर मैं कहूँगा कि भूपेंद्र सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनका मास्क मैंने उतरते कभी नहीं देखा। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने खुद ने मास्क नहीं लगाया, मुझे लगाना चाहिए था। पर कोरोना के बीच में लगातार रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, लोग मिलेंगे, तो क्या इस बात की चिंता भी है कहीं आपके अंदर? नहीं, देखिए, मेरा अपना जो वर्ष भर का अनुभव है मनोज जी, लगभग एक वर्ष से कोरोना के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में हम लोग हर जगह गए, अनेक रैलियां, अनेक कार्यक्रम, अनेक बैठकें, सब में हम लोग शामिल हुए। अभी भी पिछले दिनों से जब से दमोह का हुआ है तब लगातार बैठकें चल रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर व्यक्ति मास्क लगाए है तो उसको कोरोना नहीं हो सकता। बाकी चीज़ों का अपना महत्व हो सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ साफ करना वगैरह वगैरह, पर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो है मास्क। मैं कम से कम 50 कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ चुका। जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप संपर्क में आ जाओ तो कोरोना हो जाएगा, मैं 50 लोगों के संपर्क में आ चुका, पता होते हुए भी जी। पर मुझे अभी तक कोरोना नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी मास्क नहीं निकाला। और नहीं तो क्या करते हैं लोग, दिन भर मास्क लगाए हैं, होटल में खाना खाने बैठे, 6 लोगों के साथ बैठे तो मास्क हटा दिया, तो वो जो पीरियड होता है उस पीरियड में वहीं इन्फेक्टेड आदमी हो जाता है। तो मास्क लगाए रहे, खाना भी खाएं तो अलग बैठ के, एक तरफ बैठ के मास्क निकाल के खाएं, वहाँ कोई भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो। इन सब चीज़ों का हम पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना से हम बचे रहेंगे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो लोग मास्क की बात कहते हैं, आपसे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है मास्क? ना, मैं तो प्रैक्टिकल हूँ कि मैं मतलब आपसे बता ही रहा हूँ कि 50 लोगों के मुझे नाम पता है जिनके संपर्क में मैं आया, पर उसके बाद भी मैं बचा हुआ हूं, तो उसका एकमात्र कारण मास्क। चुनाव की तरफ हम वापस बढ़ते हैं। ये चुनाव अजय टंडन यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए। वो जयंत मलैया से 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कांग्रेस वही मुद्दा लेकर आ रही है, दल बदलू, बिकाऊ और टिकाऊ की बात कर रही है, गद्दारों की बात कर रही। कई जगह दीवारों पे कांग्रेस ने लिखवा दिया या कहते हैं कि कार्यकर्ताओं ने लिख दिया। तो ये जो मुद्दा है, एक चुनाव पर जवाब देना एक सीट पर और 28 सीट पर जवाब देना थोड़ा सा अलग था, लेकिन सब लोग, आप भी केंद्रित थे और कांग्रेस भी यहाँ केंद्रित थे। देखिए, जो मुद्दे कांग्रेस के उपचुनाव में थे 28 जगह, वही मुद्दे कांग्रेस के इस समय हैं। कांग्रेस अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस ने अगर अभिमान कांग्रेस को सरकार में नहीं होता, अगर कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया होता, कांग्रेस ने जो जनता से वादे किए थे वो कर दिए होते, तो ये हालत ही नहीं होती कांग्रेस की। कांग्रेस ने जो धोखा दिया जनता के साथ, गद्दारी तो कांग्रेस ने की। गद्दारी भारतीय जनता पार्टी ने या राहुल सिंह ने थोड़ी की, गद्दारी कांग्रेस ने की कि आपने जो वादा जनता से किया, विधायक क्षेत्र में जा नहीं सकते, लोग खड़े हो जाते हैं कि साहब आपने 2 लाख का कहा था, कई जगह किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो इसलिए जो भी स्वाभिमानी विधायक होगा, थोड़ा बहुत सम्मान जिसके मन में भी होगा, वो कांग्रेस में रह ही नहीं सकता, क्योंकि हम पब्लिक में जा नहीं सकते जी। और इसलिए राहुल भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, कई बार लोगों ने भी ये कहा कि चुनाव से पहले घोषणाएं हो जाती है, पर क्या ये यथार्थ में आएगा? तो हमें पता है कि इसका बिल भी पास हुआ है, आप लोग आगे भी बढ़े,
पर ये इस तरह से जो बरगलाने वाली बात कांग्रेस बार बार कर रही है, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा इस बात को कहती है, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब मध्य प्रदेश में विद्युत का संकट था। आज मध्य प्रदेश में हम सरप्लस हैं विद्युत के मामले में, तो क्या ये सिर्फ घोषणा है, हमने काम नहीं किया? कांग्रेस के समय में पूरे प्रदेश में कुल 7.5 लाख हेक्टेयर में इरिगेशन था, सरकारी सब मिला के। आज की तारीख में लगभग 50 लाख हेक्टेयर में इरिगेशन है, तो क्या हम लोग ये झूठ बोल रहे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समय में कोई सड़क ऐसी नहीं थी जिस पे आप चले जाओ मध्य प्रदेश के अंदर, इनाम लोगों ने रखा था अगर किसी सड़क पे कोई चला जाए तो। आज आप मध्य प्रदेश की किसी सड़क के ऊपर चले जाओ तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर किसान की हालत आज आप देख लो, हम पिछले 5 साल से सरप्लस हैं। 5 साल से हम देश में नंबर 1 पे हैं कृषि उत्पादन के मामले में, तो क्या ये विकास नहीं है? हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो पिछले 4 साल से इंदौर हमारा देश में नंबर 1 है, स्वच्छ राजधानी में भोपाल नंबर 2 है। तो ये लगातार ये सारी जो उपलब्धियां हैं, अगर ये नहीं किया होता, अकेले नारियल फोड़े होते, आज 18 मेडिकल कॉलेज बना के हम लोगों ने दिए। सागर में मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था, मेडिकल कॉलेज बन के चलते हुए उसको 7-8 साल हो गए मेडिकल कॉलेज को चालू हुए। तो जितने भी काम जहाँ पर भी घोषणाएं हुई है वो सारे काम हुए हैं। घोषणाएं करना कांग्रेस की संस्कृति में है और काम नहीं करना ये कांग्रेस की संस्कृति है, और इसलिए वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। हम एक एक बात पर बहस करने को तैयार हैं। आज हम लोगों ने अगर किसानों को कहा कि हम 10,000 रुपये देंगे उनके खाते में, तो हम दे रहे हैं किसानों को 10,000। हमने किसानों से फसल बीमा का कहा तो हम किसानों को फसल बीमा का पैसा दे रहे। हमने 0% इंटरेस्ट पे उनको खाद बीज देने का फैसला किया तो वो हम 0% खाद बीज देने का काम कर रहे। बच्चों को लैपटॉप देने की बात हमने की तो बच्चों को लैपटॉप हम लोग दे रहे। बच्चियों को हम लोगों ने साइकिल ड्रेस देने की बात की बच्चों को, वो हम लोग दे रहे हैं। मेधावी छात्र योजना हम लोग चला रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो थी हमारी वो हमारी चल रही। लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, कन्यादान योजना चल रही है, संबल योजना चल रही है। तो कहाँ झूठ बोल रहे हैं हम लोग? दमोह में मेडिकल कॉलेज आपने दे दिया, अब चूंकि जनता के बीच में आप लोग पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे कर सभाएं होंगी, 30 तारीख को पूरी पार्टी यहाँ मौजूद रहेगी, और क्या मिलने वाला दमोह को इस चुनाव की मार्फत? और चूंकि लोग खासी उम्मीद यदि आपकी तरफ आएंगे तो यही सोचकर आएंगे कि विकास की एक नई राह खुलेगी। देखिए, दमोह को अगर हम लोग देखें तो दमोह में पिछले 15 सालों में भी हमारी सरकार में अनेक चीज़ें दमोह को मिली हैं, चाहे वो पंचम नगर सिंचाई योजना हो, चाहे सीतानगर सिंचाई योजना हो। ऐसी लगभग 8 सिंचाई योजनाएं बड़ी बड़ी दमोह के अंदर स्वीकृत हुई हैं। दमोह के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हजारों मकान बनाकर गरीबों को बांटने का काम पिछले वर्षों में किया है। तो दमोह में अनेक विकास के कार्य हुए हैं। और ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज का काम भी अब जल्दी हम लोग शुरू करेंगे और मेडिकल कॉलेज का काम भी जल्दी पूर्ण हो जाएगा। और इसलिए कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ घोषणा है। दमोह में जो कुछ भी है वो 15 साल का हमारी सरकार के काम है। उसके पहले तो दमोह में कुछ था ही नहीं। तो जो भी उपलब्धियां दमोह में किसी भी सेक्टर में है वो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है और कोई इसके पीछे कारण नहीं। और कुछ नया प्लान दिखाई देगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके अलावा दमोह में? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बुंदेलखंड के विकास के लिए मैं सुमानी स्वराज जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश बनने के बाद जिन्होंने वास्तव में बुंदेलखंड की चिंता की। इसके पहले लोग बुंदेलखंड का नाम लेते रहे पर किसी ने चिंता नहीं की। आज बुंदेलखंड के अंदर अभी पिछले ही दिनों कैन बेतवा नदी समझौता हुआ है। पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा। अब पूरे देश में बुंदेलखंड इकोनॉमी के मामले में नंबर 1 पे चला जाएगा। पूरा कैन बेतवा लिंक होने से हमारे बुंदेलखंड के सारे जिलों में पानी पूरे में हो जाएगा। और 24 घंटे हमारे 12 महीने पानी हमारे बुंदेलखंड में होगा। लोग सिंचाई करेंगे, नए नए काम धंधे लगाएंगे, नए नए उद्योग खुलेंगे, नए नए कारखाने खुलेंगे, कृषि उत्पादन हमारा बढ़ेगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारी बढ़ेगी।
तो ये जो कैन बेतवा नदी समझौता हुआ है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर हमने छतरपुर को यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। छतरपुर में यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाई है। दमोह में मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं। छतरपुर में मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज अगर हम लोगों ने कहा है तो अभी तक 18 मेडिकल कॉलेज हम लोग बना चुके। कांग्रेस की सरकार में 46 साल में एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना। पहला मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सागर मेडिकल कॉलेज बना। तो कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। ये तो सिर्फ जनता को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं और उसका ध्रुवीकरण करके लोगों के वोट लेते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम। ध्रुवीकरण का आरोप तो वो आप पर लगाते हैं कि कभी राम का नाम लेते हैं, कभी आप देखो, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते देश में कभी दंगे नहीं हुए। जब जब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार होती है तब तब देश में दंगे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कभी दंगे नहीं होते। तो हम समानता के साथ काम करते हैं, समान नीति के साथ काम करते हैं, तुष्टीकरण नहीं करते, जो जनहित में है वो करते हैं और इसलिए कभी ऐसी स्थितियां नहीं बनती। बुंदेलखंड का आप जिक्र कर रहे थे। बुंदेलखंड सूखे से प्रभावित रहा है और एक तरह से कहा जाए तो बुंदेलखंड पैकेज भी बड़ा भारी चर्चा में कांग्रेस के दौर से आता रहा कि बड़ा भारी एक, लेकिन वो काम दिखाई नहीं दिया। आपने कैन बेतवा का जिक्र किया है, तो क्या बुंदेलखंड की जो संरचना है, खासकर हम छतरपुर टीकमगढ़ को देखते हैं तो जितने तालाब थे, क्योंकि आप नगरीय प्रशासन मंत्री भी है, कई तालाबों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। तो एक तो वो है कि जो कैन बेतवा की आप बात कर रहे हैं, तो क्या उस तरफ भी जाएंगे जो पुरानी चीजें रहा करती थी जिससे पानी का संरक्षण होता था, एक ऐसी अलग तरह की व्यवस्था यहाँ की गई थी, उसकी तरफ भी आपका ध्यान है? देखिए, निश्चित रूप से हम अगर देखें तो हमारे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा तालाब है। बुंदेलखंड के अंदर अकेले टीकमगढ़ में 150 तालाब है। तो बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा तालाब हैं और हम लोगों ने योजना बनाई थी सिंचाई विभाग के माध्यम से कि हम सारे तालाबों को कैनाल से जोड़ रहे थे, नदियों से जोड़ रहे थे, जिससे कि बरसात में सारे तालाब भर जाएं। और अब चूंकि ये कैन बेतवा का प्रोजेक्ट आ गया है, बाकी प्रोजेक्ट आ गए हैं, तो तालाब हमारे सब भर जाएं, तालाब खाली ना रहें, उनको हम लोग सब कैनाल से लिंक कर रहे हैं। और लिंक करने से ये होगा कि सारे के सारे तालाब पानी से लबालब रहेंगे। और बुंदेलखंड पहले ताल तलैयों का शहर ही बुंदेलखंड पूरा कहलाता था। पानी के कारण यहाँ ताल तलैयों से ही चलता था। तो फिर से वो सब ज्यों की तो ताल तलैया हो जाएंगे। एक बड़ा बिल आप लेकर आए अभी, नगरीय संशोधन बिल, जिसमें कई तरह की राहत भी लोगों को मिलने वाली है और जो अवैध कॉलोनियां थी उनको वैध करने वाले हैं। पर बड़ी बात यह है कि उस बिल में आपने ये भी जिक्र किया है कि FIR दर्ज होगी। ये बड़ा मसला है और मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लोग इस बात का इंतजार भी कर रहे थे। कितना लाभ लोगों को मिलने वाला है? देखिए मनोज जी, ये बात एक पूरे प्रदेश में लगभग 7,000 अवैध कॉलोनियां थी। अब अवैध कॉलोनियों को वैध करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि कॉलोनी जो बनी है उसमें पब्लिक की कोई गलती तो है नहीं, अगर रोड नहीं बनाया, नाली नहीं बनाई, सीवर नहीं बनाया, कुछ भी, तो इसकी सज़ा जनता को नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि हम इन सभी कॉलोनियों को लीगलाइज करेंगे और जो कॉलोनाइजर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हम लोगों ने 5,000 कॉलोनियों को लगभग वैध कर दिया था उस समय। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार के समय में कुछ लोग कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उस निर्णय पर स्टे कर दिया कॉलोनियों को वैध करने की। और हाई कोर्ट ने कहा कि या तो आप एक्ट को अमेंडमेंट करो या आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब तक एक्ट अमेंड नहीं होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक्ट को अमेंडमेंट करने का काम किया और अब एक्ट को अमेंडमेंट करके हम लोगों ने ये प्रावधान कर दिए कि कोई अगर अवैध कॉलोनी बनाता है तो उसको 3 साल से 7 साल के बीच की सज़ा का प्रावधान हम लोगों ने किया है। दूसरा, हम लोगों ने ये कर दिया है कि अब अवैध कॉलोनी में जिसका मकान है उसको हम लोग आरोपी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका कोई अपराध नहीं है।
तो उसको अब कोई सजा का प्रावधान इस एक्ट के अनुसार नहीं होगा। तीसरा, जो उस कॉलोनी में अगर नाली बनना है, सेप्टिक टैंक बनना है, वाटर सप्लाई होना है, जो भी काम होना है और नहीं हुआ है, तो वो हम लोग उसकी प्रॉपर्टी से कराएंगे। जो कॉलोनाइजर है, तो जो प्लाट बंधक रखते हैं उनको बेच के कराएंगे। उससे नहीं होगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके और उसमें से ये सारे के सारे काम हम लोग कराएंगे। और आगे इनलीगल कॉलोनियाँ ना बने तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक्ट में सख्त प्रावधान किए हैं। और अब इसका एक जगह से ही पूरा पंजीकरण होगा, जिससे कि पूरे प्रदेश का एक रिकॉर्ड हो कि कितनी कॉलोनियाँ प्रदेश में कहाँ पर हैं, कितनी है, कितनी वैध हैं, कितनी अवैध हैं, कितनी अनएथराइज्ड हैं, कितनी एथराइज्ड हैं। ये सारा तो एक मैकेनिज्म हम लोगों ने उससे बनाया है। और मैं समझता हूँ कि इससे अवैध कॉलोनियों पे भी रोक लगेगी और जो कॉलोनियाँ में लोग रह रहे हैं उनको हम लोग मूलभूत सुविधाएं देते। एक जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, एक जगह से होगा, इसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे, दर्शक भी समझना चाहेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक जगह से का मतलब देखिए, अभी क्या नियंत्रण नहीं होता था, कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। किसी शहर में 50 कॉलोनी है, 60 कॉलोनी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब हमारे पास पूरा सेंट्रलाइज रिकॉर्ड होगा कि सागर में इतनी कॉलोनी है, तो हम वहाँ से पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि उसको पूरा वो मॉनिटर करें। क्योंकि यहाँ पर 10 लोगों के बीच में काम बटा 50 कॉलोनी बन रही है, तो पूरा एक मैकेनिज्म सिस्टम हम बनाएंगे जो पूरी कॉलोनियों की मॉनिटरिंग पूरे स्टेट लेवल पे करेगी और जो देखेगी कि कहीं पर भी जो कॉलोनियाँ बन रही हैं वो अनएथराइज्ड कॉलोनियाँ तो नहीं है, वहाँ पर जो चीज़ें होना चाहिए वो हैं कि नहीं है, और नहीं तो फिर उस पर रोक लगाने के सजा के प्रावधान हम लोग करेंगे। ये जो आपने जो सिस्टम लेकर आए, कई दफा ऐसे जब नए कानून आते हैं, नई चीजें की शुरुआत होती है, तो अफसर इसका अपने ढंग से लाभ उठाते हैं और ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते रहे कि कोई नया इंस्पेक्टर आकर खड़ा हो जाएगा, नई चीजें कि आपकी चीजें वैध कर दें। इस पर भी कोई अलग तरह से नजर होगी वो कि सारे प्रोविजन हम लोगों ने नियमों में किए हैं और अधिकारियों को भी दोषी माना है। इसमें ऐसा नहीं है, अधिकारी कर्मचारी भी जो हैं जिनके समय में ये होगा उनको भी हम लोगों ने दोषी माना है। और जो पहले किए होंगे वो भी इसमें दोषी होंगे। हाँ, बिल्कुल होंगे। अगले और कुछ कदम नए देखने को मिलेंगे नगरीय आवास विभाग की तरफ से, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ और की है कि जो RAF का एरिया होता है, वो RAF का एरिया भी हम लोगों ने बड़ा, FAR का एरिया, FAR जी, FAR का एरिया भी हम लोगों ने बढ़ाया है उसमें। तो इससे अब मान लो किसी ने मकान बनाया, उसका 2 फीट बाहर निकल गया, पीछे की तरफ चला गया 4 फीट, तो उसको अनावश्यक परेशानी होती थी। तो उसमें हम लोगों ने 20% तक की कंपाउंडिंग की छूट दी है FAR में। तो 20% तक की कंपाउंडिंग छूट से एक जो हमारे नगरीय निकाय हैं उनको एक बड़ी आमदनी भी होगी और वो लीगलाइज हो जाएंगे। और एक एक नगर पालिका को, जैसे भोपाल है तो कम से कम 100 करोड़ रुपए की आमदनी भोपाल नगर, जो अभी पैसा आते ही नहीं था सरकार के पास जी। इंदौर के पास पैसा आ जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमारे नगरीय निकाय भी थोड़ा आत्मनिर्भर बनेंगे, उसके पीछे एक ये भी उद्देश्य। इंदौर में काफी अच्छा काम हुआ जिसका आप लोग हमेशा जिक्र करते रहे, किसी भी श्रेणी से अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात हो या अवैध अतिक्रमण की बात हो, तो इंदौर का जो मॉडल है क्या वही प्रदेश में आगे बढ़ने जा रहा है? निश्चित रूप से। देखिए, इंदौर एक हमारा आइडियल मॉडल है और इंदौर की आज पूरे देश में ख्याति हुई है हर सेक्टर में, और इसलिए उस मॉडल को हम लोग एक मॉडल के रूप में मान के और उसके आधार पर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे मेरे अंतिम सवाल है। वापस दमोह की तरफ आ रहा हूँ। दमोह आप लगातार लगे हुए हैं, क्या कुछ आंकड़ा लेकर चल रही है? हालांकि आंकड़े जनता के हाथ में होते हैं। हमने देखा कि उपचुनाव में आप काफी अच्छा जीते, सांची का जिक्र करते तो 60-70 हजार ये कभी हुआ नहीं था, लेकिन जब ये सब होता है तो फिर कांग्रेस EVM की तरफ जाने लगती है। तो क्या ये भी कुछ अलग होगा? दमोह का आंकड़ा एक अलग अंदाज? अच्छी जीत होगी, मैं इतना मानता हूँ कि अच्छी शानदार जीत होगी। इसकी वजह क्या बात? देखिए, वजह क्या, सामने कुछ ऐसा कोई कारण नहीं है। लोग कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? कांग्रेस को वोट देने से लोगों को फायदा क्या है? और इसलिए लोग ये देखते हैं, लोग समझदार हैं कि जिसकी सरकार है उसके साथ हम जुड़ेंगे तो हमारे क्षेत्र में काम होंगे। कांग्रेस के साथ जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा? तो कांग्रेस का एक MLA बढ़ जाएगा तो उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? पर अगर हम सरकार से जुड़ेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा।
और इसलिए लोग विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। कांग्रेस के सज्जन वर्मा सीनियर लीडर हैं, कह रहे थे कि दबाव काम कर गया जयंत मल्लिया की तरफ, प्रभाव तो काम कर नहीं सकता, आर्थिक काम तो कर नहीं सकता, लेकिन दबाव काम कर गया। बार बार जिक्र कर रहे हैं किसी दबाव का। देखिए, ना कोई दबाव ना कोई प्रभाव। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की विचारधारा, कार्यकर्ता का समर्पण, इसका महत्व होता है। और अगर दबाव प्रभाव और अभाव ये सब चीज़ें होती तो परिस्थितियां अलग होती। यहाँ तो विचारधारा पार्टी और पार्टी के प्रति निष्ठा काम करती है, और मलैया जी की जो विचारधारा, जो पार्टी के प्रति उनका समर्पण, जीवन का संघर्ष, ये उसका परिणाम है। 30 तारीख को ये सब नजर भी आ जाएगा जब आप नामांकन दाखिल कर रहे होंगे तो? हाँ, सभी लोग रहेंगे 30 तारीख को, सभी लोग नामांकन में रहेंगे और मलैया जी पूरे चुनाव का नेतृत्व करेंगे। तो एक शक्ति प्रदर्शन भी इसको देखा जाए? हाँ, बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ भूपेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय एवं आवास मंत्री, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है दमोह की, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो 28 उपचुनाव में हमने काम दिखाया था उससे कहीं बेहतर देखने को मिलेगा दमोह में। लेकिन चुनौतियां बहुत है, और बात यदि नगरीय आवास विभाग की करें तो कई सारे मामले ऐसे देखने को मिले। सबसे बड़ा जो आपने अभी देखा, जो बिल पास हुआ, उसका सीधा लाभ जनता को मिलने जा रहा है। ND 24 के लिए यहां लेता हूं मैं विराम। आगे बने रही खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। IND